हाँ, तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में एटम के बारे में देखा था और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट एंड एक्सप्लेन द फॉर्मूला दैट गिव्स वेवलेंथ ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये डेरिवेशन कैसा हुआ इसका वो मैं आपको आगे बताऊंगा कंटिन्यू में। अब सिर्फ यहाँ क्वेश्चन क्या बोला आपको, स्टेट एंड एक्सप्लेन, मतलब सिर्फ फार्मूला बताइए और उससे एक्सप्लेन कीजिए। तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला याद रख लेना है। इस पे अपन न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो बच्चों फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू r इन द ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m², वेयर λ इज द वेवलेंथ, r रेडबर्ग कांस्टेंट, r को क्या बोलते हैं अपन, रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1.09 × 10⁷ उसकी वैल्यू है। वो आगे हम देखेंगे, उसकी भी कैलकुलेशंस वगैरह किस तरह से आया क्या आया। फिलहाल डायरेक्टली सिर्फ अगर स्ट्रेट द फार्मूला क्वेश्चन पूछता है तो आपने ये फार्मूला लिख देना है और कौन सी चीज़ क्या है इस फार्मूले में ये बता देना है। यहाँ पर जो n है, n m, आप Pn n1 n2 ऐसे भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर जो एक्चुअली n जो रहेगा वो इनर ऑर्बिट रहेगा और m जो रहेगा वो आउटर ऑर्बिट रहेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो हम n लेंगे सेकंड, m लेंगे थर्ड। ओके, तो यहाँ पर वेवलेंथ है इन द लैम्बडा वेवलेंथ है, r रेडबर्ग कांस्टेंट है एंड n एंड m आर इंटीजर्स। जैसे कि n जो भी रहेगा m उससे एक बढ़ के आगे हो सकता है। जैसे n की वैल्यू 3 1 2 3 कुछ भी हो सकती है इनर ऑर्बिट, और m जो है हमारा m फॉर मास जो कि आउटर ऑर्बिट के लिए रहेगा, और n फॉर नोज nm बोलने में एक जैसे थोड़ा अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, तो इनर ऑर्बिट के लिए हम n लेंगे, n फॉर नाका और m फॉर, हाँ यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। चलिए तो इस तरह से बता देंगे। और फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ n लैम्बडा अगर डिक्रीज होता है m इंक्रीजेस एंड हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ m इज़ इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जैसे जैसे अगर लैम्बडा और n², लैम्बडा की जो वैल्यू है अगर हमने m की वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो मिनिमम वेवलेंथ हम यहाँ पर तो कैसा लेंगे बेटा एक्चुअल में कि जो लैम्बडा इज इक्वल टू, अभी जो फार्मूला हमने बताया यहाँ पे, अगर m की जगह इन्फिनिटी लेते हैं तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1/λ इज इक्वल टू r/n² बचेगा। ठीक है, आपको सॉल्व करके बताता हूँ, जस्ट वेट। वेट अ मिनट। ओके, तो ओके ये 1/λ इज इक्वल टू ये r एज इट इज इन द ब्रैकेट 1/n², ये हो जाएगा 0, क्योंकि अपने को मालूम है 1/∞ होता है 0। तो हम जब m की वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तब हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्चुअली r1 r डिवाइडेड बाय n²। अगर आप इन्वर्टेंडो कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा 1/λ का लैम्बडा और r/n² का उल्टा n²/r। तो लैम्बडा इज इक्वल टू n²/r। ये कब होगा, जब m टेंड्स टू इन्फिनिटी, m की वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होती जाएगी, n²/r हो जाएगी। ये हमको बताया, बस आपने इतना लिखना है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये आ सकता है। इसके अलावा ये जो नीचे लाइंस बताए हुए लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आपने यहाँ तक आंसर लिख देना है अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन देता है तब। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अभी तक हमने अलग अलग स्ट्रक्चर एटम के बारे में देखे, रुदरफोर्ड का मॉडल देखे, और उसके बाद हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखे, और प्लम पुडिंग मॉडल देखे हमने। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रुदरफोर्ड का देखे, और हमारे पास जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है पहला वाला थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, दोनों मॉडल अपन ने देखे थे। अब वैसे ही जो है एक्चुअल में
यहाँ पर हमारे पास बोहर के पोस्टुलेट है जो कि थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसने रीजंस भी साथ साथ बताया हुआ है। ओके, तो एक्चुअली देखते हैं पहले क्या है, आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद याद भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बोहर के 3 पोस्टुलेट है। कितने पोस्टुलेट है यहाँ पे? बोहर के 3 पोस्टुलेट है। पहला जो पोस्टुलेट है वो कैसा है, देखिए, आप देखिए अच्छे से, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये जो अपना अभी यूज़ अपन करते, न्यूक्लियस है सेंटर में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो मॉडल है हम इसको एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन अपना न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ सर्कल में घूम रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमने देखा था रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरी रहता है ये भी अपने को मालूम है। बोलो बच्चों, क्या ज़रूरी रहता? सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी रहती। तो अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घूमने के लिए? तो अकॉर्डिंग टू बोहर ने बताया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, और हमको मालूम है ये जो चार्जेस होते हैं निगेटिव पॉजिटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ये एक्चुअल में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, बरक़े सुकूनी क़ुव्वत कहते हैं। ठीक है, उर्दू में भी साथ साथ बता दूंगा मैं आपको, बरक़े सुकूनी क़ुव्वत कहते हैं। तो बोहर के पोस्टुलेट हम देख रहे हैं, पहला जो मफरूज़ा है, पहला पोस्टुलेट है, उसके मुताबिक चलिए देखिए किस तरह से है। पहले सेंटेंस समझिए और इक्वेशन भी उसकी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले इंग्लिश में देख लीजिए फिर उर्दू में बोलूँगा। Electrons are revolving around the nucleus in circular orbit, around the nucleus in circular orbit, and necessary centripetal force is provided by electrostatic force between negative charge electron, positive charge nucleus। तो ये है हमारा बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट। आया बच्चों समझ में? तो पहले तो ये बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। आगे क्या बोला कि भाई रिवॉल्व होने के लिए, जो सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलेगी? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगी, जो कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के दरमियान में। उर्दू में भी बेटे ज़रा एक बार में सुन लीजिए अच्छे से, कैसा बोलेंगे? हाँ, इलेक्ट्रॉन मरकज़े के अतराफ़ दायरवी मदार में गर्दिश करते हैं और इन्हें दरकार मरकज़ जो क़ुव्वत मनफी बार वाले इलेक्ट्रॉन और मुस्बत बारदार मरकज़े के दरमियान बरक़े सुकूनी क़ुव्वत से हासिल होती है। यानी जो मरकज़ जो क़ुव्वत है वो कहाँ से मिलेगी? बरक़े सुकूनी क़ुव्वत से। जो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो क़ुव्वत रहेगी, बरक़े सुकूनी क़ुव्वत, उससे मिलेगी अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि बात ये होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर है वो कहाँ से मिल रही है हमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो बच्चों फार्मूला कैसा बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप सबको पता है, क्या होता है? mv²/r। थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये पोस्टुलेट आगे अपने को सॉल्यूशन के लिए, डेरिवेशन के लिए यूज़ होने वाले हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला याद है सबको, mv²/r। और बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमने पढ़ा था फार्मूला 1/4πε0, हाँ कुलोम्ब्स लॉ पढ़ा था, Q1Q2/r²। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज हम देखेंगे तो बोलेंगे E, Q1 की जगह ले लेंगे E। और आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर हमको निगेटिव पॉजिटिव मैग्नीट्यूड की, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, वो निगेटिव पॉजिटिव बताने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम ले लेंगे Q1 Q2 दोनों के लिए भी E ले लेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर एक्चुअल में होता है Q1 Q2। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो Q1 है, Q1 की जगह ले लेंगे E, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन का भी, तो E इंटू E, तो ये हो जाएगा E²/r²। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट पोस्टुलेट का इक्वेशन। सो फर्स्ट पोस्टुलेट कैसे बोलेंगे? Electrons are revolving around the nucleus in circular orbit and necessary centripetal force is provided by negatively charged electrostatic force between negatively charged electron and positively charged nucleus। ओके, चलिए तो इस तरह इक्वेशन बता देना है वर्डिंग में बोल के, और उर्दू में भी ऐसे ही बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन मरकज़े के अतराफ़ दायरवी मदार में गर्दिश करते हैं और इन्हें दरकार मरकज़ जो क़ुव्वत मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन और मुस्बत बारदार मरकज़ के दरमियान बरक़े सुकूनी क़ुव्वत से हासिल होती है। चलो आया बच्चों समझ में? तो ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। ओके, चलिए सेकंड पोस्टुलेट पे आते हैं।
तो सेकंड पोस्टुलेट किस तरह होगा देखिए। चलिए, तो सेकंड पोस्टुलेट पहले तो समझ लीजिए भी है कैसा। एक्चुअली सेकंड पोस्टुलेट में बताया गया है कि विदाउट इमिशन ऑफ एनर्जी, यानी इमिशन ऑफ एनर्जी, पहले इंग्लिश में देख लेंगे फिर उर्दू में। विदाउट इमिशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, यानी एनर्जी इमिट करे बगैर इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में ही घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव एंगुलर मोमेंटम, जिसका एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का जनरल फार्मूला अपन लाए थे mvr, याद है? ये नहीं है तो ये याद होगा, L इज इक्वल टू P इंटू आर। ये लेकर हमने P इज इक्वल टू एम वी, V इज इक्वल टू आर ओमेगा रख के प्रूफ करे थे L इज इक्वल टू आई ओमेगा रोटेशनल डायनामिक्स में, ठीक है। तो ये इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं, मेन ये वाला P इज इक्वल टू एम वी, L का जनरल फार्मूला है लीनियर मोमेंटम इंटू आर, तो यहाँ पे P की जगह आप ले सकते एम वी और R जैसा कि वैसा। तो ये आपका जनरल फार्मूला हो गया L का। तो ये जो L है ये कितना होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि हम n से डिनोट करते हैं h/2π। तो किसके इंटीग्रल मल्टीपल के? h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। ये इस तरह से हम बता देंगे सेकंड पोस्टुलेट। चलिए, तो देखिए किस तरह बोलेंगे। विदाउट इमिशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटे? n की वैल्यू आप ले सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि मतलब ये है कि अगर ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट्स है अगर, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें है, अगर इसका एंगुलर मोमेंटम सपोज कीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा h/2π, यानी 1h/2π। सेकंड ऑर्बिट में है तो इसका रहेगा 2h/2π। थर्ड में है तो 3h/2π, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1.5, 2.5, 3.5, 4.25 ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यानी थोड़ी एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा थोड़ा आगे गया, थोड़ा पीछे गया, इस तरह से नहीं होगा, बल्कि सीधा सीधा क्या होगा, पूरा की पूरा एक ऑर्बिट में ही रहेगा पर्टिकुलरली, यानी 1h/2π। n एक्चुअली n के कई नाम भी है, n जो एक्चुअल में हम लेते हैं ये नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए लेंगे और इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये n का जो नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम बोलेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट है इस तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट इमिशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जनरल फार्मूला mvr, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इस तरह से आप इसको वर्डिंग में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट। उर्दू में भी बेटा इसको बोल देंगे। उर्दू में किस तरह बोलेंगे देखो। तवानाई का इखराज किए बगैर, तवानाई का इखराज किए बगैर इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं मदारों में गर्दिश कर सकते हैं जिनका जावियाई मियार हरकत, जावियाई मियार हरकत ये h/2π का कामिल अज़ाफ हो। कामिल अज़ाफ़ी, n को अपन उर्दू में क्या बोलते हैं? कामिल अज़ाफ़ी। इंटीग्रल मल्टीपल यानी कामिल अज़ाफ़ 1 2 3 ऐसा रहेगा, 2.5 1.5 3.5 ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उर्दू में भी बोल सकते हैं। तवानाई का इखराज किए बगैर इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं मदारों में गर्दिश कर सकते हैं जिनका जावियाई मियार हरकत, एल को क्या बोलते हैं उर्दू में? जावियाई मियार हरकत h/2π का कामिल अज़ाफ़ हो। ये हो गया अपना सेकंड पोस्टुलेट। और जो थर्ड पोस्टुलेट है, लास्ट पोस्टुलेट है हमारा, बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको भी पता है, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट है और अगर ये आउटर ऑर्बिट है तो अपने को मालूम है ये आउटर ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा होता है, इनर ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है। सपोज करेंगे हम आउटर ऑर्बिट जो है ये एनर्जी इसका En है और इनर ऑर्बिट का एनर्जी Ep है, सपोज कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब Ep से En में जाएगा तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऊपर जाएगा और जब वापस ऊपर से नीचे आएगा तो ये एनर्जी को क्या कर देगा? रिलीज़ कर देगा। ये अपने को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी से बेस बोलते हैं कि भाई एक्चुअली मिसाल के तौर पे मैं अपने समझने के लिए एक वैल्यूज़ बोल रहा हूँ। जैसे सपोज करो इसकी वैल्यू 10 है और ये ऑर्बिट में वैल्यू 5 है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को नीचे आना है, पहले तो इलेक्ट्रॉन अपना 5 में है, इसको अगर ऊपर हमने एनर्जी दिया, जैसे 5 है तो आपने इसको एनर्जी दिया, वो हो गई 10, तो ये 10 के बाद ये यहाँ नहीं रहेगा बल्कि जंप करके 10 वाले ऑर्बिट में चले जाएगा।
लेकिन आपको पता है ये स्टेबल नहीं होता है, वापस घर की याद आती है उसको, अपने घर को वापस आ जाएगा, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था वो एनर्जी वापस से रिलीज़ भी कर देगा। तो एनर्जी जो रिलीज़ कर देगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये एनर्जी रिलीज़ कर देगा और वापस नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, ये 10 है, ये 5 है, तो कितनी रिलीज़ करना पड़ेगा, तो वो अपने को 5 कैसा मालूम हुआ, तो दोनों ऑर्बिट की एनर्जी को हमने माइनस कर दिया, 10 में से 5 गए 5। सपोज अगर यहाँ पे 6 होता तो हम 10 में से 6 गए तो 4 एनर्जी करना पड़ता था रिलीज, इस तरह से हम देखते थे। तो इसी को बताया गया है हमारे पास थर्ड पॉस्टुलेट में। तो देखिए बच्चों, थर्ड पॉस्टुलेट किस तरह से बताना है। द इमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एटम टेक्स प्लेस, यानी कि एनर्जी का रिलीज, इस इमिशन उस वक्त होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी आउटर ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी इनर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी आउटर ऑर्बिट से किधर आएगा, लोअर एनर्जी इनर ऑर्बिट में। एंड द इमिटेड एनर्जी, और जो इमिटेड एनर्जी है, जैसे कि अपने को मालूम है रेडिएशन जो इमिट होता है वो E = h होता है, तो ये जो इमिटेड एनर्जी है वो कैसी रहेगी, सपोज करो ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी En, नीचे वाले ऑर्बिट की एनर्जी Ep, तो वो क्या रहेगी En - Ep। तो ये दोनों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल रहेगी, यानी कि इधर जितना है उसमें इधर जितना है, दोनों का डिफरेंस जितना है उतना उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो हम इस तरह बोल देंगे, सुन लीजिए किस तरह से बोलना है। द इमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एटम टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी आउटर ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी इनर ऑर्बिट, ओके। एंड द इमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोज ऑर्बिट्स। तो ये हमारा थर्ड पॉस्टुलेट हो गया। उर्दू में भी ऐसे ही बोल देंगे, जौहर से तवानाई का इखराज उस वक्त होता है जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तवानाई वाले बैरूनी मदार से कम तवानाई वाले अंदरूनी मदार में दाखिल होता है। ज़्यादा तवानाई बैरूनी मदार से कम तवानाई वाले अंदरूनी मदार में दाखिल होता है, ठीक है, या आता है, जंप करता है, छलांग लगाता है। और जो खारिज होने वाली तवानाई है वो दोनों मदारों में इलेक्ट्रॉन की तवानाई के फ़र्क के मसावी होती है। माइनस को क्या पढ़ते हैं, फ़र्क के मसावी होती है, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं, यानी जो इमिटेड एनर्जी है वो En - Ep इस तरह से रहेगी। तो ये हमारे हो गए बोहर के 3 पॉस्टुलेट्स। सो लेट्स कंटिन्यू, आगे देखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा बोहर के पॉस्टुलेट्स। तो ये 3 बोहर के पॉस्टुलेट, इसी पर हमारा अगला क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा यही बोहर के पॉस्टुलेट्स पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन देखिए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट एंड शो दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने बताया था आपको, ये जो हमारा n है, हमारे पास फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए n ले रहे हैं अपन, तो ये जो n है, जो इससे पहले वाले अपने इस इक्वेशन में देखा था हमने, ये वाले फॉर्मूले में n, या फिर अपना ये जो बोहर के सेकंड पॉस्टुलेट में मैंने आपको बताया था, देखिए कि जो हमारा MVR है ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये n जो रहता है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उर्दू में बोलते हैं बेटा इसको सदरी कदरी अदद। क्या बोलते हैं उर्दू में, सदरी कदरी अदद, ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी मदार का नंबर होता है ये, ठीक है, जितना नंबर का मदार है वो। तो चलिए देखते हैं, रेडियस का फॉर्मूला डेराइव करना है। तो यहाँ पर मैं बोर्ड बना लेता हूँ इसको। तो देखिए किस तरह से हम बोहर के पॉस्टुलेट्स का यूज़ करके, इस्तेमाल करके फार्मूला लाएंगे nth बोहर ऑर्बिट के रेडियस का, यानी कि बोहर के मदार के निस्फ तर का फार्मूला हमने लाना है, रेडियस का फार्मूला डेराइव करना है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो बच्चों ज़रा मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में बता दूंगा अच्छे से कि आप किस तरह से कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आपको डिटेल में भी दिया हुआ है। एग्ज़ाम में मैं जैसा बता रहा हूँ शॉर्टकट भी लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा लॉन्ग करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ भी लिख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रूफ करने के लिए लेंगे हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट। सो पहले बोल देंगे हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट। फर्स्ट पॉस्टुलेट के हिसाब से अगर हम लिए तो हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट का फॉर्मूला ले लेंगे, mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 e²/r²। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट का फॉर्मूला। तो बच्चों फर्स्ट पॉस्टुलेट के इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे, इधर r है ये कैंसिल, स्क्वायर है इधर, स्क्वायर में से एक कैंसिल,
तो इधर सिर्फ हमने अगर वी स्क्वायर को रखना है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, और ये एम भी जो है हमारा इधर क्रॉस मल्टीपल में नीचे आ जाएगा एम। तो ये स्टेप सबको समझ में आ गई होगी, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए तो थोड़ा इसको इजीली समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली वाइट बोर्ड पे मैं आपको मार्कर से सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन 1, एक जस्ट वेट 2 मिनट्स, मैं आपको ऑन करके बता दूंगा। ठीक है, 1 मिनट। According to Bohr's first postulate, mv square by r is equal to 1/4 pi epsilon naught e square by r square। तो हमने क्या किया, इधर का r इधर का स्क्वायर वाला पार्ट कट कर दिया है। ओके, तो चलो ये m को इधर भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught m ई स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे इसको। ठीक है, और लेंगे हम, ये तो ले लिए हमने बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोहर का पहला मफरूज़ा ले लिए। सेकंड पोस्टुलेट अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ज़रा गौर से देखिए। बाय बोहर सेकंड पोस्टुलेट, बाय बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, तो बच्चों सेकंड पोस्टुलेट बोलता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। ये आपको याद है, यहाँ से भी एम आर को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम आर। ये एम आर को इधर ला लिया हमने डिवाइडेड बाय में, ये v का फॉर्मूला आ गया। हम ये वैल्यू उठा के रख देंगे हमारी इक्वेशन 1 में, v की ये वैल्यू यहाँ पर हम रख दे सकते इक्वेशन 1 में। सो आवर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये चलिए देखिए v की जगह पर हम रखने वाले हैं एन एच बाई 2 पाई एम आर, और अगर आप यहाँ देखें तो v का नज़र आ रहा है स्क्वायर, तो ये सब का भी हो जाएगा स्क्वायर। तो चलिए ले लीजिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो हमने ये ले लिया है सबका स्क्वायर, यानी ये v की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, ये v का स्क्वायर है इसलिए ये सबका भी हमने ले लिया है स्क्वायर। इज इक्वल टू बचा हुआ पार्ट एज इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m ई स्क्वायर बाय r, ओनली r, ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों हम, तो क्या होगा, इधर का पाए इधर का स्क्वायर कैंसिल, इधर का 4 इधर का 4 कैंसिल, इधर का स्क्वायर कट m कट, ये r कट स्क्वायर कट, तो ये हमने जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया है। ठीक है, चलिए इधर क्या बच गया, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m। ठीक है, और फिर बच गया r इज इक्वल टू, इधर बचा ऊपर ई स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला आर का चाहिए हमें, आर को इधर भेज देंगे, ई स्क्वायर को इधर ला लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट भी बचा हुआ है तो इसको भी इधर ले लेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास आर इधर ले गए, ई इधर ला लिए, तो बन जाएगा आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, आर का ये फॉर्मूला है। और हमको प्रूफ करो बोला है उसने, तो उस हिसाब से देखेंगे तो आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई 3.14 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है। और ये बचा हुआ हम यहाँ लिख देंगे एन स्क्वायर। तो बच्चों ये कांस्टेंट और इज इक्वल टू जब भी हटाते हैं ये कांस्टेंट हो गया, इनटू में एन स्क्वायर। जब भी हम कांस्टेंट और इक्वल टू हटाते हैं तो आपको पता है वहाँ लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी। तो हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं
कि हमारा जो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एन स्क्वायर के, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के। हेंस प्रूफ, तो ये भी प्रूफ करने के लिए पूछा गया था। नोट के लिए आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, नोट के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा देखिए गौर से। नोट के लिए एमसीक्यू में आ सकता है ये, ठीक है। नोट यहाँ पर हम देख लेंगे। तो जैसे कि आपके पास आर का फॉर्मूला आ चुका है ये वाला, अगर हम यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखें, सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये, तो हम यहाँ ले लेंगे R1 इज इक्वल टू, हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जब देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट देखेंगे 1 रख देंगे, n इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो बेटा ये n की जगह 1 रखेंगे तो ये बचा हुआ पूरा एज इट इज एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m स्क्वायर। ये R1 या इसी को a नॉट भी आप बोल सकते, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस टेक्स्ट बुक में a नॉट दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का। और अगर आपने ये वैल्यू फिर से यहाँ पर अगर रख दी है तो ये r एज इट इज, ये r एज इट इज। अगर ये हम यहाँ पे सिर्फ n स्क्वायर को छोड़ देंगे, n स्क्वायर को अगर छोड़ दिए तो बचा हुआ आपको देखेगा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m स्क्वायर, यानी इसी को आप लिख सकते a नॉट। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा फॉर्मूला हमारा कि a नॉट या फिर R1 और ये बचा हुआ सिर्फ जो हमने अलग से छोड़ दिया था n स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको नोट में याद रख लेना है। फर्स्ट ऑर्बिट के हिसाब से ये R1 भी बोल सकते हैं। a नॉट क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। तो इस पर हमको न्यूमेरिकल नीट वगैरह में सेट में भी सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन में हमारे रेडियस का फॉर्मूला। सबके समझ में आ गया हो गया? चलिए तो देखते हैं आगे। तो इस तरह से रेडियस का फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया है। तो देखिए रेडियस का फॉर्मूला आ चुका है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर बाय पाई m स्क्वायर। एक्चुअली ये वाला जो है बेटा थोड़ा लिखने में ये हो गया है, ये h है एक्चुअली, h स्क्वायर है, ठीक है, h स्क्वायर है n स्क्वायर बाय पाई m स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला ला लिया हमने और ये बता दिए कि भाई n स्क्वायर और r एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि बोहर मदार का निस्बतर सदरी खदरी अदद के मुरब्बे के रास्त तनासुब में होता है। इसको वर्डिंग में ऐसा क्वेश्चन आपका बोल सकता, साबित कीजिए कि, तो आप इस तरह से बता देंगे। अगला जो क्वेश्चन है बेटे, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर लीनियर स्पीड, यानी कि वेलोसिटी का लीनियर स्पीड का फॉर्मूला बताना है हमको, खती रफ्तार का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो इस अगले क्वेश्चन में वेलोसिटी का फॉर्मूला बताएंगे और आगे क्या बोला, एंड हेंस शो दैट इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी आपको प्रूव भी करना है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आप शुरू में बोल देंगे, जैसे कि कंसिडर इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, ठीक है। जैसे ये आप रेडियस वाले पार्ट में भी शुरू में थोड़ा सा बोल देंगे, जैसा मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल यहाँ पे कंसिडर वगैरह आप अपने तौर पे लिख ले सकते हैं, m क्या है, v क्या है, r क्या है, ये आपको सब पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ज़रा थ्योरेटिकल पार्ट उतना बोल देना है। चलिए तो देखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला फिर से, तो सॉल्यूशन इजी हो जाए इसलिए मैं आपको सीधा सीधा वाइट बोर्ड पर बता दूंगा। तो देखिए, हाँ तो चलिए देखिए इसी तरह आगे वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करना है। तो फिर से बेटा शुरू का हम वैसे ही लेंगे। फॉर फर्स्ट पोस्टुलेट थोड़ा सा थ्योरेटिकली, लेट अस कंसिडर मास m है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, नंबर ऑफ ऑर्बिट n है, ये तो शुरू में आप बोल देना है। उसके बाद चलिए देखिए बाय बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट, बोहर के पहले मफरूज़े के मुताबिक बोल देंगे mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एज इट इज़ आपने बता देना है। फिर बेटा यहाँ से वही फिर से r कैंसिल, स्क्वायर का एक r कैंसिल, m को आप इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ये m यहाँ लगा दी हमने इधर ला के, डिवाइडेड बाय में r बच गया। इक्वेशन नंबर 1 दे के इसे हम छोड़ देंगे। फिर बोलेंगे बाय बोहर सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है, बोहर के दूसरे मफरूज़े के मुताबिक हमको मालूम है mvr इज इक्वल टू होता है nh/2 पाई, और यहाँ से भी ले लेंगे हम m और r को नीचे,
तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाए एम आर। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा एन एच बाय टू पाए एम आर। इक्वेशन 2 दे देंगे। अब हमको चूंकि v ही मालूम करना है तो इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बजाय हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने पर, तो इक्वेशन 1 देख लीजिए आप क्या है, उसके बाद इक्वेशन 2, दोनों को कर देंगे हम डिवाइड। ओके, चलिए देखिए इधर साइड में देख लेंगे थोड़ा। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना है। तो बच्चों इक्वेशन 1 हम पहले लिख लेंगे पूरी की पूरी। इक्वेशन 1 है आपके पास, यहाँ से लिख लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन 1 हमारी पूरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ई स्क्वायर 1 जा ई स्क्वायर कर दो समझने के लिए, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, ये इक्वेशन 1 आ गई। डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारी यहाँ पे एन एच बाय टू पाए एम आर, तो यहाँ रख देंगे v इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाए एम आर। कैंसल यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर भी समझने के लिए आपको हम थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लेंगे। v स्क्वायर, अच्छा चलो ये v कैंसल, स्क्वायर का v कैंसल, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ v इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला पार्ट जो है एज इट इज ई स्क्वायर बाय 4 पाए एप्सिलॉन नॉट एम आर इंटू, ये एन एच बाई टू पाए जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2 पाए एम आर। जनरली ऐसे ही हमने बचपन से सीखा होता है, तो इसलिए हम आपको एक स्टेप बढ़ाकर आपको बता रहे हैं। तो ये बेटा यहाँ पर अभी आप एम एम आर आर गेट कैंसल, पाए पाए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये सब कैंसल। तो आपके पास सब v का फॉर्मूला बच गया, v इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर v का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और साथ ही हमको प्रूफ करने के लिए बोला था कि भाई v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू सबको एक जगह लिख देंगे, ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच इनटू में 1 बाय n। ये जो n है हमारा, इसको हमने ये h के साथ है तो इसको साइड में लिख दिया ताकि हमको प्रूफ कर सके। तो बेटा ये जो E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जो कि आपको पता है कांस्टेंट होता है। ओके, और उसके बाद ये जो 2 तो 2 ही होता है हमेशा, कभी 2 को 3 लेते क्या हम नहीं लेते, तो ये भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये भी कांस्टेंट है। h 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये भी कांस्टेंट है। यानी ये जो पूरा ब्रैकेट है ये कांस्टेंट है। तो बेटा ये कांस्टेंट और इज इक्वल टू जब हटाते हम, तो हम क्या करते, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यूज कर लेते। तो यहाँ पर प्रूफ होता है कि ये जो हमारी खती रफ्तार है ये सदरी कदरी अदद के माकूस तनासुब में होती है, यानी कि v लीनियर वेलोसिटी है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस तरह से यहाँ पर हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हाँ तो बच्चों हमने देखा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला किस तरह से हमने डेराइव किया है। सो डेराइव एक्सप्रेशन फॉर जो हमारा लीनियर वेलोसिटी का क्वेश्चन था, चलिए देख लीजिए। इसी तरह से हमने सॉल्व किया और फिर ये जो हमारा आंसर आया v इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। एंड हमने आल्सो प्रूफ कर दिया कि भाई ब्रैकेट वाला टर्म पूरा कांस्टेंट है, तो v एंड n यानी कि लीनियर वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की बोहर ऑर्बिट में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी खती रफ्तार बोहर के मदार में खती रफ्तार जो है वो सदरी कदरी अदद के माकूस तनासुब में होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो बेटा, डेराइव द एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इन एन एटम। सो किसी ऑर्बिट में, किसी साकिन मदार में तवानाई का फ़िक्रा, इलेक्ट्रॉन की तवानाई का फ़िक्रा अख्ज़ करने के लिए बोला हुआ है। और फिर बताना है शो दैट, और हमको साथ भी साबित भी करना है, साथ साथ प्रूफ करना है द रेडियस ऑफ, हाँ
इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो चीज़ें साथ साथ हमको प्रूफ करने के लिए बताई गई है, ठीक है। तो फिर से वही हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमने हर क्वेश्चन में जो डेरिवेशन का है प्रूफ कर लेना है। लेट अस कंसीडर ऑर्बिट का जो कंसीडर कर लेना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है ना, जो पॉजिटिव न्यूक्लियस अराउंड प्लस ई है ना, जितना माइनस ई इलेक्ट्रॉन का है उतना है पॉजिटिव ई बोले तो न्यूक्लियस का है, बता देना है हमको पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है। उसी तरह फिर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, e प्लस ई माइनस ई, इस तरह बता देंगे अपन, ठीक है। एज अ इलेक्ट्रॉन मूव अपने को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो आती है वो अपने को बाय द फर्स्ट पोस्टुलेट हम बता सकते, डायरेक्टली फार्मूला हम फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से यूज़ कर सकते, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करके दे देंगे। तो बाय फर्स्ट पोस्टुलेट बेटा आपको पता है ये वाला पार्ट, ओके, ये इक्वेशन 1 आप इसको भी दे सकते, या फिर हम जैसा पिछले चैप्टर में किया, पिछले क्वेश्चन में किया है, ये आर कट स्क्वायर वाला एक कट, तो बच जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0, ये आर स्क्वायर कट हो गया, ये आर कट हो गया, तो यहाँ पर ये बच जाएगा, ठीक है। और फिर इसको आप दे सकते, ये सिमिलरली ऐसे लिख सकते, ई स्क्वायर 1 ई स्क्वायर, तो इस तरह से आप लिख ले सकते इसको सिंप्लीफाई करके, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4πε0r। इक्वेशन नंबर 1 आप इसको बोल सकते, या नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। अभी आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो एम वी स्क्वायर का ये जो आंसर आ चुका है अपने पास, हम क्या कर सकते हैं, इधर भी हाफ से मल्टीपल, इधर भी हाफ से मल्टीपल, इक्वेशन के दोनों साइड में हाफ से मल्टीपल करेंगे। अब इससे क्या होगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर बन गया, तो हमको मालूम है ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, तो ये है तवानाई बिल हरकत, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो और ये 2 को 4 से मल्टीपल कर दिए तो ये बन जाएगा 8, तो हमारे पास ये एक्चुअली बन जाएगा ई स्क्वायर बाय 8πε0r, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, इधर भी हाफ से मल्टीपल, इधर भी हाफ से मल्टीपल, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ओके। और फिर ये 2 4 8 कर देंगे, तो ये बन गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। अपने को लाना टोटल एनर्जी है, लेकिन अपने को भी मालूम है टोटल एनर्जी का जो जनरल फार्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम काइनेटिक ला लिए, तो सबको समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी किस तरह से हमने लेकर आए। चलिए, तो टू फाइंड सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था। एक्चुअली बेटा पोटेंशियल जो बोलते हैं अपन, वर्क डन ही होता है पर यूनिट चार्ज का, यूनिट चार्ज का जो वर्क डन है उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ आर लिया था हमने। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबको याद है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इनटू ये आर, तो ये आर कैंसल, नीचे स्क्वायर का एक कैंसल, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बना था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर। और अगर ये Q1 Q2 के बजाय एक ही Q लिए, यानी पर यूनिट Q से एक Q ऊपर का कट गया, तो हमारा V का फॉर्मूला बन जाता 1/4πε0 Q बाय आर। और चूंकि बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो Q के जगह हम लेंगे E। तो डायरेक्टली आपको इतना सब ना समझते हुए डायरेक्टली आपको याद रखना है पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 E बाय आर। और फिर ये अपने को जो कि अभी भी बताया मैंने आपको, ओके, अभी अभी बताया कि भाई जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो अब ये जो वर्क डन है इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हम, क्योंकि वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये हमको मालूम है। तो ये Q को हम क्रॉस में इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी ये जो वर्क डन है वो रहेगा V पोटेंशियल इंटू चार्ज, ओके, इंटू चार्ज। तो हमने यहाँ पर ज़रा लिख दिया भाई पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन जो है इसी को बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू V पोटेंशियल इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q, ठीक है। Q के बजाय हम चार्ज के वास्ते लिख सकते हैं -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है हमको मालूम है -E, एंड पोटेंशियल V। V का फॉर्मूला जो अभी अभी आपने देखा है वो एज इट इज़ आपने ये रख देना है 1/4πε0 E बाय आर, इनटू में आपने कर देना है -E, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से।
ये माइनस शुरू में लगा दिया आपने, ई इंटू ई कर देंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर बाय नीचे का एज इट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन है वही इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जमा होता है, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला हमने ला लिया, और आप सबको पता है कि अब हमको टोटल एनर्जी डिराइव करना है। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रख दिया है हमने ये वाला जो अभी लेकर आए थे, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी रख दिया है हमने जो अभी लेकर आए हमने ये वाला, और प्लस चूँकि यहाँ पे प्लस है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, इस वजह से प्लस माइनस हो गया माइनस, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है माइनस। ठीक है, चलिए तो अब दोनों के पास अगर आप गौर से देखें तो दोनों के पास भी कॉमन मिल जाएगा आपको ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इधर भी कॉमन ले सकते हैं आप, इधर से भी कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ 8 है तो ये 8 को आपने 4 इंटू 2 लिखा हुआ है, समझिए, क्योंकि 4 कॉमन चले गया तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, तो इधर से बच गया 1/2 और इधर से ये पूरा चले गया तो बच गया 1। तो बच्चों आपके पास कॉमन जब आप ले लेंगे तो इस तरह ब्रैकेट बच जाएगा हाफ माइनस 1, और आपको पता है हाफ माइनस 1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ, या तिरछी ज़रब क्रॉस मल्टीपल करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तिरछी ज़रब करके भी देख सकते हैं आप। हाफ माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1 रहता, 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि माइनस 1/2 इस तरह से आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, और फिर ये 2 को अगर मल्टीपल कर देंगे आप, 2 को मल्टीपल कर देंगे 4 से तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस, ये लगा दिए हमने ई स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट पाई आर, ये हमारा बन गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे हमको डिराइव हो गया बहुत ही आसानी से। इसी के साथ हमको और आगे प्रूफ करने के लिए बोला था कि भाई वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रूफ करो। तो बेटा हमने क्या किया, फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें से, ये जो फॉर्मूला है इसमें से आर को छोड़ के, आर को ले लिए हमने ऐसे साइड में 1/r, ये आर इधर है यहाँ होता है एक्चुअली, इसको हमने ले लिए साइड में 1/r, बचा हुआ सब हमने ले लिए एक ब्रैकेट में। तो बच्चों ये ब्रैकेट है पूरा कांस्टेंट, ये जो ब्रैकेट है ये कांस्टेंट, क्योंकि ई कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट और इक्वल टू जब हटाए तो यहाँ पे हमने लगा दी प्रोपोर्शनलिटी, तो हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे कि भाई जो हमारा ई है, एनर्जी है बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगा एनर्जी उतना कम होगी। ठीक, और फिर हमको बोला कि भाई ये तो एक कंडीशन है, उसने जो प्रूफ में बोला नंबर 1, दूसरी कंडीशन बोला कि एन स्क्वायर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बताओ। तो हम क्या करेंगे, ये आर का फॉर्मूला रख देंगे सिंपली। तो बच्चों आर का हमने पहला क्वेश्चन किया था एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर रख देना है। तो आपको पता है 1/r है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये वाला 1/, ये करने पर ये रिवर्स हो जाएगा यानी इन्वर्स हो जाएगा, पाई एम ई स्क्वायर ऊपर और ये नीचे पूरा, ये इंटू में हमने यहाँ पर वैल्यू इसकी रख दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बच्चों जब वैल्यू रख देंगे तो होगा क्या, ये माइनस, ये एक्चुअली इंटू है, ओके, इंटू का डॉट लेते उस तरह से, माइनस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये माइनस, ये ले लिया माइनस, ये m, ये m, पाए इधर का काट दिए, ऊपर ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस m ई का पावर 4, ई स्क्वायर क्या हो गया, ई का पावर 4 हो गया। चलिए ओके, नाउ नीचे क्या बचा हुआ है, 8 पाई गेट कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये बच गया नीचे। तो हमारा कुछ फार्मूला बन गया इस तरह से, माइनस एम ई रेस टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बच गया। अब यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो टर्म है हमने ब्रैकेट में ले लिए, ठीक है, ये सब हो जाएगा कांस्टेंट, और ये यहाँ पर लिखना भूल गया है ज़रा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1/n स्क्वायर, और फिर यहाँ बोल देंगे कांस्टेंट इंटू 1/n स्क्वायर। और जब कांस्टेंट और इक्वल टू हटाते हैं तो आपको मालूम है प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, तो इस तरह से आप हटा देंगे,
ये कांस्टेंट यहाँ पर आप ज़रा लिख दीजिए 1/n², यहाँ भी 1/n², यहाँ भी। तो ये कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी हटा दिए तो ये हो गया ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। तो हमको जो दो चीज़ें प्रूफ करने के लिए बोली गई थी इस तरह से हमने प्रूफ कर दिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। एक तो एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोला गया था, वो कर दिया हमने। फिर बोला था रेडियस के इन्वर्स होता है, वो भी हमने प्रूफ करे। और स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n² के इन्वर्स होता है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया है इस क्वेश्चन से। ओके बच्चों, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो इस तरह से आप उसको बोल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बहुत आसान है, आप इसकी हीडिंग देख के पहचान ले सकते कि भाई ये है क्या। ठीक है, बस सिंपल से डेफिनेशन से 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए सिंगल पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक्साइटेशन एनर्जी। अब नाम से ही जाहिर हो जा रहा कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन जो नीचे ऑर्बिट में है, यानी कि उसके जो खुद के ऑर्बिट में है ग्राउंड, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट बोलते हैं? ग्राउंड। और अगर वो जंप करके आउटर ऑर्बिट में जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जोश वाली हालत बोलते हैं उसको। ठीक है, और ग्राउंड को ज़मीनी हालत कहते हैं हम, ग्राउंड स्टेट को। ठीक है, अपने को बताना है एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन। तो हम बोलेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट स्टेट। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से, यानी कि उसके ज़मीनी मदार से उसके बैरूनी मदार में, यानी जो भी उसकी एक्साइटेड स्टेट है, जोश वाली हालत है उसकी, उसमें भेजने के लिए, यानी ग्राउंड से लेके ऊपर उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे हम एक्साइटेशन एनर्जी। सिंपल है। ओके, अगला है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी 11 में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर देखा था कि भाई जो सैटेलाइट को बांध के रखती है एनर्जी अर्थ की ग्रेविटी से, वो हम बोले थे बाइंडिंग एनर्जी। वैसे ही यहाँ पर भी है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड में रखने के लिए। ठीक है, चलिए बाइंडिंग एनर्जी, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वो कम से कम तवानाई टू रिमूव इट फ्रॉम एटम सच इज़ टोटल एनर्जी 0। कि वो जितने एनर्जी से उसकी टोटल है उतनी एनर्जी हम उसको रिवर्स देंगे, यानी कि उतनी अपोजिट देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा एटम अपना। और फिर हम कोई भी चीज़ को बोलने के दो तरीके रहते हैं, उसी तरह यहाँ बाइंडिंग एनर्जी को भी हम बोलने के दो तरीका है, तो जिसमें दूसरा वाला तरीका लेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने बोला ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको दो तरीके से बोलूँगा। इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वो मैक्सिमम एनर्जी जिस पे वो बांधा हुआ रहे उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, या फिर वो मिनिमम एनर्जी जिस पे वो फरार हो जाए। दोनों का मतलब एक ही है। अगर सपोज कीजिए एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में ये बाउंड्री है, सपोज ये बाउंड्री है, इधर ऑडियंस है, इधर प्लेयर है। ठीक है, इधर प्लेयर है। अब यहाँ से सपोज कीजिए किसी क्रिकेटर ने यहाँ पर बॉल यहाँ आकर रुक गया, तो अब ये बॉल को बोलने के दो मेथड है। ये वाला बोल रहा है भाई ये जो प्लेयर है कि ये ग्राउंड के मैक्सिमम के करीब है, ये ऐसा बोल रहा है। और ये इधर ऑडियंस बोल रही है बाउंड्री के मिनिमम के करीब है ना, यानी बाउंड्री के एकदम करीब है। और ये बोल रहा है कि ये ग्राउंड के एकदम लास्ट में। दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी को बोलने का तरीका भी हम इस तरह से अपनाते हैं कि एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाना वो एनर्जी, या फिर वो मैक्सिमम एनर्जी जहाँ तक उन्हें रिमूव नहीं होना। तो हम क्या करते हैं डेफिनेशन में ऐसा बताते कि हाँ मिनिमम एनर्जी, ऐसा बोलते हैं मिनिमम एनर्जी उसको प्रोवाइड करने वाली जिस पे वो रिमूव हो जाना, इस तरह के उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए। यानी कि आपको एक बात याद रखना चाहिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो रहती है निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। यानी कि अगर टोटल एनर्जी -50 है तो आपने बाइंडिंग एनर्जी +50 कर देना, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके उसको न्यूट्रलाइज करने के इसमें 0 हो जाएगी। तो ये याद रखिए, डेफिनेशन बोलने का तरीका थोड़ा सा उल्टा है। मिनिमम एनर्जी जो कि रिमूव होने के लिए लगने वाली, ठीक है। तो अपन उर्दू में भी ऐसे ही बोल देंगे, बंदिशी तवानाई उर्दू में हम इसे कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की वो तवानाई, इलेक्ट्रॉन की वो कम से कम तवानाई जिसे हासिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन मदार से खारिज हो जाता है या फिर फरार हो जाता है, उसे हम उसकी बंदिशी तवानाई कहते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं।
चलिए उसके बाद देखो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलेंगे अपन? इट इज द डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लीस्ट स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये इसमें एक टर्म थोड़ा सा यूज करना है हमको, लीस्ट स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम सच दैट इट्स टोटल एनर्जी जीरो। यानी बाइंडिंग एनर्जी जो है हमारी उसी तरह यहाँ पर भी, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कहाँ है कि वो लीस्ट स्ट्रांग बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि एकदम आउटर ऑर्बिट में। तो कोई भी जैसे केमिस्ट्री में आपने डिटेल में पढ़ा होगा आयोनाइजेशन, ओके, आयोनाइजेशन के बारे में, तो जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयोनाइजेशन होता है। तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी, जो सबसे आउटर वाला, अंदर वाला नहीं कोई भी, आउटर वाला, तो जो लीस्ट एनर्जी वाला है समझो, लीस्ट स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो कि आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो हमने फार्मूला डेराइव, आपने ओमिटेड पार्ट में से कुछ चीज़ें कटेड है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन देखा है ये वाला, इसके लिए ये जो फार्मूला है ये कैसा आया मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये कैसा आया मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखिए, तो ये हमारा जो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है उसमें टोटल एनर्जी का अप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। जैसे अभी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आया है हमारे पास, ये वाला -me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। हाँ, यहाँ का ये भूल गया है लिखना गलती से, तो ये जो फार्मूला है या इधर है सबसे अच्छा, ये फार्मूला है हमारे पास ई का, ये आप याद रख लीजिए। इसके हिसाब से आप सॉल्यूशन करके ले सकते हैं अपना वो वाला फार्मूला। तो कैसे लाएंगे बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। सबसे पहले आप क्या करना है, ये वाला सपोज कर लेंगे हम nth ऑर्बिट के लिए है En, ठीक है, nth ऑर्बिट के लिए ये फार्मूला है, आपने ऐसे सपोज कर लीजिए nth ऑर्बिट के लिए फार्मूला है, En का फार्मूला है ये, सपोज कर लीजिए ये En का। सेम अगर आपने Ep का फार्मूला बनाया तो कैसा बनेगा, सेम रहेगा, -me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर। सिर्फ n की जगह आपको लेना पड़ेगा p, यानी n एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो nth ऑर्बिट की जब बात होगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे n लेंगे, p ऑर्बिट की जब बात होगी तो आप यहाँ पे p लेंगे, ठीक है। या फिर nm भी आप ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। जैसे अपने सॉल्यूशन में nm लिया हुआ है तो आप nm भी ले सकते हैं या p भी ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सपोज कर लो ये जो हमारा फार्मूला है उसके हिसाब से ले लेंगे। इस फार्मूले को थोड़ा सा लिख लो फास्ट, फौरी साइड में लिख के रखो। ये वाला फार्मूला, इसको डेराइव करने वाले हम, ओके। चलिए, तो यहाँ पर जो इनर ऑर्बिट है वो n लेंगे, आउटर ऑर्बिट को हम m ले लेंगे। चलिए देखिए, तो ये जो टोटल एनर्जी का हमारा फार्मूला है इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो ये En के लिए है सपोज, जो कि हमारा इनर ऑर्बिट है। आउटर ऑर्बिट के लिए Em सपोज किया है हमने, जो कि हो जाएगा -me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर m स्क्वायर। अब बेटे यहाँ पे थोड़ा मसला ये है कि भाई मास को भी हम m लेते हैं और ये आउटर ऑर्बिट के लिए भी m ले रहे हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट समझने के लिए बच्चों आपके लिए ये जो m है मास वाला, इसको डैश लगा दो या फिर इसको डैश लगा दो। तो एक काम करो, जब तक हम इसको p सपोज कर लेंगे, p, इसीलिए हम p सपोज करते कि भाई ये सेम सेम हो गया तो कन्फ्यूजन हो सकता। चलिए, तो ये nth वाले के लिए हमने ये बता दिया, और ये आउटर ऑर्बिट सपोज कर लीजिए p है आउटर ऑर्बिट, तो आप इनर ऑर्बिट p आउटर n ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अब आपको मालूम है थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट जो है बोहर का बेटा, उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम। देख लीजिए इधर, बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है हमारा E = h न्यू, एक्चुअली E = h न्यू En - Ep, ये याद है आपको, En - Ep। यहाँ पे हम क्या करते, आउटर ऑर्बिट को n लेते, इनर ऑर्बिट को p लेते, ठीक है। इस तरह से ये आउटर ऑर्बिट En, इनर ऑर्बिट की एनर्जी Ep, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पर अपना एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या है फॉर्मूला, -me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस Ep की वैल्यू अगर रखना है तो -me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट
एच स्क्वायर पी स्क्वायर, एन के बजाय क्या ले लेंगे पी। अब बेटा ज़रा दोनों में जब हम कॉमन देखेंगे तो एम ई रेस टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट एन इस एच स्क्वायर ये कॉमन है। क्या बच जाएगा, चलिए कॉमन अगर ले लेंगे हम तो क्या बच जाएगा, माइनस एम ई रेस टू 4, माइनस के साथ नहीं सिर्फ प्लस में ले लेंगे हम, ओके, एम ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। अगर आप ब्रैकेट में चेक करेंगे, ठीक है, तो बच जाएगा माइनस का 1/n स्क्वायर, एंड जो ब्रैकेट के आप देखे होंगे माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो बेटा ये हो जाएगा प्लस 1/p स्क्वायर, p इनर ऑर्बिट है, n आउटर ऑर्बिट है, ये हमने समझने के लिए बताया हुआ है। अब बेटे इधर जो था हमारा h न्यू, क्या था लेफ्ट साइड में h न्यू, ओके जस्ट वेट, h न्यू, तो हम न्यू की जगह लिख सकते c बाय लैम्बडा, क्योंकि अपने को मालूम है c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो हम न्यू की जगह रख सकते c बाय लैम्बडा, ये इस तरह से हमने वैल्यू रख दिया। अब बच्चों ये जो यहाँ पर एच सी है, एच सी हम इसको भेज देंगे इधर नीचे, और यहाँ बच जाएगा 1/λ, इधर बच जाएगा एम ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर का सी आ गया इधर, और एच स्क्वायर में और एक एच जब आ जाएगा इधर तो ये हो जाएगा एच क्यूब। ब्रैकेट में पॉजिटिव वाला पहले लिख देंगे 1/p स्क्वायर, निगेटिव वाला बाद में लिख देंगे 1/n स्क्वायर, ओके। और ये जो आपको नज़र आ रही है वैल्यू, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आर, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू गायब करके हम इसकी जगह ले लेते हैं आर, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ये बन गया आपका वो वाला फॉर्मूला, 1/r 1/λ इज इक्वल टू आर 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये इनर ऑर्बिट या आउटर ऑर्बिट, आपने p की जगह वहाँ n लिया हुआ है और n की जगह m लिया हुआ है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके अगर हम देख लेंगे तो ये 1/λ इज इक्वल टू आर 1/p के बजाय लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 1/n की जगह लिख देंगे m स्क्वायर, क्योंकि आउटर के लिए वहाँ पर m लिया हुआ है हमने और इनर के लिए यहाँ पर n लिया हुआ है, तो यहाँ पे p इनर था तो हमने n ले लिए, n m ले लिए इस तरह से फार्मूला, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, आपकी याद के लिए हमने बता दिया, डेरिवेशन इसका एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ओके। तो चलिए इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ, ओके। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 ये थोड़ा रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसके आगे इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे जो कि लास्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद टोटल कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन पूरा चैप्टर एक बार फिर से कंप्लीट करके ले लेंगे। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, घर पर रहिए सब लोग, अच्छे से स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी के लिए टाइम दीजिए, हर एक चैप्टर की स्टडी, हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ स्टडी कीजिए, जितना हो सके मोबाइल से दूर रहिए, टीवी से दूर रहिए, जो भी आपकी मसरूफियात है, बाहर जाना घूमना फिरना थोड़ा सा तर्क करें। बहुत करीब एग्ज़ाम का वक्त बचा हुआ है तो कोशिश करें, जो भी अगर डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है डेरिवेशन में, तो फ़ोटो उतार कर हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। अगर कुछ भी जो भी आपके डाउट वगैरह क्लियर हम करना ज़रूरी रहेगा, हम बिल्कुल करेंगे, ओके। चलिए दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।